चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया किसके होने के क्या चांसेस हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, सर आज 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, तो 90% जो हो गया आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि परसेंटेज में ही बताई जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं ये चीज़ हो सकती है तो हम बताते हैं कि 50% चांस है, इंडिया आज मैच जीतेगी 50% चांस है, 60% चांस है, तो ये सब हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं कि 200% इंडिया जीतेगी, लेकिन 200% जैसी कोई चीज़ नहीं है प्रोबेबिलिटी में। 100% इंडिया जीतेगी तो जीत गई, 200% से 2 बार थोड़ी जीत जाएगी एक ही मैच। समझ गया ना मेरी बात? तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होगी वो 100% ही होगी। या अगर नंबर में बात करें तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होने की 1 हो सकती है मैक्सिमम, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सबसे कम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है कि इंडिया मैच नहीं जीत पाएगी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं जीत सकती तो -30% इंडिया की चांसेस हो गए, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, तो एक बात तो ये समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आज बारिश होने के चांसेस 50% है तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैंने तो कहा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो मैंने 50% लिख दिया, तो कुछ लोग कहेंगे सर 50 तो 1 से बड़ा हो गया। तो परसेंट के निशान का मतलब भी तो आप लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1/2, ये है प्रोबेबिलिटी। तो ये देखो 0.5 हुई ना इसकी वैल्यू, यानी कि देखो 0 से 1 के बीच में आ गई, नहीं आ गई? ठीक, अच्छा चलो और देखते हैं इसमें कितने तरह की एक्सपेरिमेंट का मतलब समझो पहले कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुमने कॉइन उछाला तो आउटकम हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और जो आउटकम है, जैसे तुमने एक कॉइन उछाला उसके आउटकम हो गए हेड और टेल, इनको अगर मैं आउटकम को ऐसे लिख देता हूँ सेट के फॉर्म में, तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। ये तुम्हें आना चाहिए बनाना हर सवाल में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। अच्छा, इसी कॉइन को एक बार और उछाल दिया गया, मान लेते हैं पहली बार उछालने पे हेड आया था, तो एक बार और उछाला तो फिर से हेड और टेल आ सकता है। अगर टेल आया था और आपने उछाला तो उछालने पे फिर से क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। अब अगर इसका मैं आउटकम पूछूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो क्या क्या आ सकता है, तो तुम कहोगे सर हो सकता है दोनों बार हेड ही आ गया, सर दोनों बार टेल आ गया, पहला हेड पहले दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड आ गया। तो वो सब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमको, समझ गए ना? वो सब इसके अंदर दिखाई दे रहे। तो अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला या 2 कॉइन को एक साथ उछाला, इसका मतलब एक ही है, पहले तो ये जान लो। एक कॉइन को 2 बार उछाला या 2 कॉइन को एक साथ उछाला, इसका मतलब एक ही है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं एक ही कॉइन को 2 बार 3 बार उछाल के ट्री डायग्राम बनाता हूँ। तो मैंने एक बार उछाला हेड टेल आया, एक बार और उछाला तो ये आया। अब क्या क्या रिजल्ट हुए वो यहाँ से दिखेगा तुम्हें। देखो पहला रिजल्ट क्या है? हेड हेड यानी HH। दूसरा रिजल्ट क्या है? हेड टेल। तीसरा रिजल्ट क्या है? TH। और चौथा रिजल्ट क्या है? TT। तो ये हो गया हमारे पास 4 सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के 4 एलिमेंट। सैंपल स्पेस यानी जितने भी आउटकम हो सकते हैं वो सारी चीजें। समझ में आ गई इतनी बात? उसको पॉज कर दो जरा। इवेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है। जितने भी सैंपल स्पेस में हैं, जैसे अभी हमने बनाया था HH, HT, TH, TT, जितने भी ये सैंपल स्पेस में, ये सब इवेंट है। मैंने बोल दिया कि 2 बार हेड आए, ये एक इवेंट है। 2 बार टेल आए, ये एक इवेंट है। पहला हेड दूसरा टेल आए, ये एक इवेंट है। ठीक है, अगर केवल मैंने कहा कि दोनों पे हेड आ जाए तो तुम्हारा आंसर ये होगा, है ना? इसमें कितने एलिमेंट है? केवल एक। इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। जिसके आउटकम क्या होंगे? केवल एक होंगे। कंपाउंड इवेंट,
जिसके आउटकम में मतलब जो मैंने पूछा और आपके आंसर में एक से ज़्यादा है तो वो कंपाउंड इवेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि टेल वाले, टेल आ जाए, कोई कंडीशन नहीं लगाई, 2 टेल आई 1 टेल आई, कि टेल आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या क्या होगा? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसमें कितने आंसर हो गए तुम्हारे? 3। तो ये कैसी इवेंट हो गई? कंपाउंड इवेंट। ये एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं ना इसमें, कंपाउंड इवेंट। एक इवेंट हो रहा है तो सिंपल इवेंट, समझ गए? इसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज होनी ही होनी है। हाँ, जैसे सूरज का निकलना। सूरज का निकलना हमें दिखे या ना दिखे वो एक अलग बात हो गई, वो तो बादल की वजह से हमें नहीं भी दिखता है कभी कभी, लेकिन सूरज का निकलना एज ए श्योर इवेंट कि कल सुबह होगी तो सूरज निकलेगा 100%, है ना। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गई? जैसे हम बोलेंगे पासा है हमारे पास, उस पर 7 आ जाए, 7 आ जाए, उस पर होते कितने? 1 2 3 4 5 6, लूडो वाला जो गेम का पासा है हमारे पास, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। वैसे ये इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका कोई सवालों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहेगा, सवाल में आप कर लोगे। ये इवेंट आपको पता है कि नहीं पता है, कि श्योर है कि इम्पॉसिबल है, तब भी आप सवाल कर लोगे। बट हाँ, पढ़ रहे हैं शुरू से प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी हर आउटकम के बराबर चांस हो। जैसे कि जब आप सिक्का उछालते हो, कॉइन टॉस करते हो, तो हेड और टेल आने के फेयर कॉइन है, तो फेयर कॉइन मतलब बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कहीं से मोड़ा तोड़ा है तो वो उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए हेड ही लाता रहे, ऐसा नहीं, फेयर कॉइन है एकदम। तो फेयर कॉइन होगा तो हेड आने के बराबर चांस और टेल आने के भी बराबर चांस, ऐसे को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर इतना? आगे पढ़ते हैं एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब 2 इवेंट हैं जैसे ए और बी। ए इवेंट जो थी हेड आना, तो ए इवेंट में क्या क्या हो गया? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, सही है ना इतना। और बी इवेंट हो गई केवल टेल आना, तो ये हो गया केवल टेल आना, हेड ना आने पाए, तो ये हो गया। 2 इवेंट हो गई है, ये कंपाउंड इवेंट है, ये सिंपल इवेंट है। अब इनका एलजेब्रा, इनका एलजेब्रा मतलब इनका यूनियन, इनका इंटरसेक्शन, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि हमने कॉइन को टॉस किया और ए और बी इवेंट, इसका क्या मतलब है? तो सेट्स में हमने पढ़ा है कि और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और अगर वो आपसे कहता है ए एंड बी इवेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो मैं अभी आपसे अगर यूनियन की बात करूं तो यूनियन आप इन दोनों का क्या लिखोगे? सारे इवेंट एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा इनका यूनियन। रिपीट नहीं करते ना यूनियन में। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन एलिमेंट कोई है? नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए? यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कि ए और बी साथ में हो जाए 0 है। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ए में केवल हेड वाले हैं, बी में केवल टेल वाला है। केवल टेल, हेड ना दिखे, इसमें हेड वाले हैं, केवल हेड वाले नहीं, इसमें हेड वाले हैं, चाहे टेल के साथ आ रहा हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या है? केवल टेल वाले हैं। तो ये दोनों इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर इसको वेन डायग्राम में बनाएं तो ये भी हमें आना चाहिए वेन डायग्राम बनाना। ये होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब इसके अंदर सारे आउटकम हैं। फिर पहली इवेंट ए, उसको मैंने इस गोले में बना दिया, दूसरा इवेंट बी, उसका मैंने ये गोला बना दिया, ठीक है। अब ए में क्या आ रहा है? एच एच, टी एच, एच टी, और बी में क्या आ रहा है? हाँ, टी टी, सॉरी। इसको हमेशा इससे ऐसे छूता हुआ बनाइए, टी टी। तो यूनियन क्या हुआ? यूनियन क्या होता है? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। तो अगर आप इसके वेन डायग्राम से भी अगर निकालोगे तो ए यूनियन बी क्या होगा? एच एच, टी एच, एस टी और टी टी। और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में हम लोग कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। ये वाला होता था इंटरसेक्शन का, वो पार्ट इसमें कहीं आ रहा है क्या? क्योंकि कोई कॉमन चीज है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि यहां इंटरसेक्शन है ही नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? इवेंट ए हो और बी ना हो,
ए हो और बी ना हो, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसका मतलब हो गया ना, उसका मतलब हो गया, अभी जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है उसका मतलब हो गया ए हो और बी ना हो, तो केवल यही तो हुआ, है ना? केवल ए हो, केवल बी हो और ए ना हो, तो उसके लिए क्या कर देंगे हम लोग? इस वाले को कर देंगे, ठीक है ना? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो हेड टेल का एग्जाम्पल हो गया, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। एक पासा हमने फेंका, उस पर आए 1 2 3 4 5 6, ये उसका सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम होते हैं। इवेंट ए है हमारी इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएंगे? 2 4 6। इवेंट बी है हमारी मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 3 कर लिया, चलो, तो क्या आ जाएंगे? 3 और 6 आ जाएंगे, ये हो गया, ये इवेंट ए और ये इवेंट बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए और बी, इसका वेन डायग्राम बनाइए, ए और बी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। वेन डायग्राम बनाते हैं, ए में क्या लिखेंगे हम लोग? 2 4 6, सही है। बी में क्या लिखेंगे? 3 और 6, तो अब बी ये वाला 6 ले जाएगा, एक ही बार क्यों लिखते हैं? हाँ, तो 3 लिखें। समझ गए? अब ये वाला पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल क्या आएगा? 6 आएगा, सही है इतना। अगर मैं पूछूं यूनियन, तो यूनियन का मतलब होता है ये सारा एरिया, तो यूनियन में क्या आएगा? 2 3 4 6। क्लियर हो गया इतना? चलो पूछो क्या कह रहे हो? सिंपल ये सब कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आउटकम के जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा है, ठीक है ना? सिंपल में केवल एक एलिमेंट होता है, ठीक, यही फर्क है। तो ये इंटरसेक्शन भी और ए यूनियन भी, ये दोनों कंपाउंड इवेंट है। ए इंटरसेक्शन भी ए यूनियन भी, समझ में आ गया सबको? अब ये होता कि केवल ए हो और बी ना हो, इसका मतलब इसको दिखाते हैं ऐसे, ए माइनस बी, केवल ए हो और बी ना हो। तो ए में तुमने लिखा था 2 4 6, बी में ऐसे बनाया था, तो केवल ए हो बी ना हो, तो केवल ये, समझ गए? केवल 2 4 तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि बी ना हो। क्लियर हो गया? केवल बी हो तो तुम्हारा आंसर केवल ये होगा, यानी कि 3। ये क्लियर हो गई चीज़ें? इसको लिखते हैं ए माइनस बी से और इसको लिखते हैं बी माइनस ए से। 3 वाले में 6 को क्यों नहीं लेंगे? अगर बी सिर्फ बी हो ए ना हो। हाँ, क्योंकि ये ए में भी हो रहा है, केवल बी हो और ए ना होने पाए, तो इसलिए ए के एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सेट से रिलेट करता है क्लास 11th के, ठीक है? एग्जॉस्टिव इवेंट, इसका मतलब होता है कि जितनी भी इवेंट हैं अगर उनका यूनियन लें तो सैंपल स्पेस आ जाए। जैसे कि एक पासे को हमने फेंका तो सैंपल स्पेस क्या बना? इवेंट ए कह दिया मैंने इवन नंबर, कि पासे पर इवन नंबर आए, और इवेंट बी कह दिया पासे पर ऑड नंबर आए। अब तुम जरा इन दोनों इवेंट का यूनियन लो, सैंपल स्पेस आएगा। तो मैं बोलूंगा कि ए और बी इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्लियर हो गया? इसके बाद में एक टर्म आता है बड़ा, बहुत ये सवालों में बहुत बार आएगा, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जब तुम इंटरसेक्शन लो तो कोई भी एलिमेंट ना आए। तो देखो इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा जब वो फाई हो जाए। जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई हो तो हम उन दो इवेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करके उसमें नहीं, ऐसा कोई मतलब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस इवेंट को कहते हैं इसमें दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो जाए, ठीक है? अभी हम लोग ने सैंपल स्पेस जान लिया और डिफरेंट टाइप की इवेंट जान ली, और वेन डायग्राम में उनको कैसे दिखाते हैं ये जान लिया। अभी आगे की प्रोबेबिलिटी अभी तक हम लोग ने नहीं निकाली।
केवल इवेंट कि इवन नंबर आए तो 246 लिख दिया, ऑड आए तो 135 लिख दिया, इवेंट के बारे में जाना है। अब प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की क्या है, जैसे पासे पर 246 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये नहीं सीखा अभी हमने। अभी हमने केवल इवेंट बनाया कि अगर और इवेंट कहा तो इवेंट क्या होगी, 246 आना। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ऑन है वो, देख लो एक बार। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सीधे सीधे सैंपल स्पेस। तो आप सोचो अगर तुम्हें सैंपल स्पेस ही बनाना नहीं आता होगा तो यहाँ कैसे डिवाइड कर पाओगे, और सैंपल स्पेस कई बार बहुत बड़ा भी होगा। अच्छा मुझे बताओ, एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो आउटकम कितने हुए, 2। अगर 2 बार टॉस किया तो आउटकम कितने हुए, 3 बार किया तो, 50 बार किया तो। अब आउटकम तुम लिख नहीं पाओगे, बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कम से कम कॉइन के केस में और पासे केस में आउटकम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखो चलो पासे की बात करते हैं। अभी पासे को मैंने एक बार फेंका, अगर एक पासे को मैं एक बार फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस ये होगा, है ना। अब मैंने कह दिया एक इवेंट है ए क्या है कि पासे पर इवन नंबर आए, तो अब इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ गए, इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इवन नंबर अगर आए तो पासे पर क्या क्या आना चाहिए, 2, 4 और 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, सही है ना, 2, 4 और 6। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस का साइज कितना है, तो 3/6 यानी 1/2। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट ए के होने की। कोई डाउट इसमें? सर एक बार तुम ये देखो कि जो इवेंट होनी है वो क्या है कि इवन नंबर आए पासे पर, तो इसमें कितने हैं, 3 है ना फेवरेबल। भाई 2 आया तो भी इवेंट हो गई, 4 आया तो भी इवेंट हो गई, 6 आया तो भी फेवरेबल इवेंट 3 है। और टोटल कितने हैं आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है, और टोटल आउटकम कितने, 6 है। तो 3/6 1/2 हो गया। समझ गए आगे इतनी बात। फ्रैक्शन में लाने की जरूरत नहीं, प्रोबेबिलिटी को 1/2 ऐसे ही लिखो, 1/2 आप लिख सकते हो 0.5 भी गलत नहीं है, जनरली बुक में आंसर ऐसे ही दिया रहेगा 1/2 वाला। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने एक और इवेंट कह दी कि 3 के मल्टीपल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम पहले तो 3 के मल्टीपल लिख लो। अब वो 2 हो गए, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, 1 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, तो कितना हो गया 1/3। अगर मैंने कहा कि पासे पर प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 12th में आ गए हो ये नहीं पता है अभी। चलो 2 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर पढ़ने के लिए क्लास 6 में जाओ तुम, फिर मैं क्लास 6 थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी क्लास 12 में ये नहीं पता है कि 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है तो मैं क्लास 6 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इवन और थोड़ी पढ़ाऊंगा यहाँ पे। बस हाँ ये बता दूंगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब तुम पूछो 2 इवन नंबर कैसे है, तो ये नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं भी। समझ गया ना मेरी बात। चलो अब बताओ सी, अगला प्राइम नंबर बताओ, 3, अगला प्राइम नंबर 5, अगला, बस यही हुए ना। तो 2 3 5, 3 हो गए ना, तो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे ढेरों इवेंट बन सकते हैं जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम केवल एक हुआ 2, है ना। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6। सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, इंडिविजुअल निकालेंगे तो। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। पॉज कर दो। अभी हमने पासे को एक बार फेंका था, अब मैं कह रहा हूं उसी पासे को मैं 2 बार फेंक रहा हूं,
तो पहली बार जब मैंने फेंका तो क्या आया 1 2 3 4 5 6। एक बार और फेंका तो मान लेते अगर पहली बार में 1 आया था तो दोबारा में क्या आ सकता है, समझ गए ना। इसी तरह 2 आया होगा तो क्या क्या आ सकता है दोबारा फेंकने में, सही है ना। ऐसे ये सारे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं कि अगर दो पासों को हम लोग फेंकते हैं, एक साथ फेंको चाहे एक एक करके, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है पहले पे एक आया हो और दूसरे पे भी एक आ गया हो, तो एक आउटकम क्या हो गया हमारा 1,1। हो सकता है पहले पे 1 आया और दूसरे पे तो 1 2, इसी तरीके से, सही है ना इतना। अगर पहले पे 2 आया होता ये रहा तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये सारे हो सकते थे। तो 2 1 से लेकर के डॉट 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 कर दे रहा हूं 2 6 तक हो जाएंगे। 3 आया होता तो 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है ना। तो 3 1 से लेके 3 6 तक कर देता हूं, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक कर देता हूं, और 5 1 से लेकर के 5 6 तक, और फिर 6 1 से लेकर के 6 6 तक। ये सारे आउटकम होंगे इसके अंदर। क्यों हंस रहे हो, तुम उठ के वहां बैठो, चलो। और क्या, चलो। तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 36 हो गए, 36 हो गए। 1 2 3 4 5 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 6 6 इधर, 36 आउटकम्स हो गए। चलो ये भी तुमने लिख लिए। अगर मैं कहता पासे को 3 बार फेंक दिया गया है तो फिर अब तुम इसके आगे दूसरी बार में अगर बनाया होता तो फिर बनाते, सही है कि नहीं। बड़ा लंबा हो जाता, फिर सारे आउटकम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ, पासे को एक बार फेंकते हैं तो 6 आउटकम, 6 की पावर 1। 2 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम। 3 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 3 आउटकम यानी 216। 4 बार फेंकते हैं तो 6 की पावर 4 आउटकम। जनरली यहीं तक तुम्हारे सिलेबस में रह जाता है कि पासे को 3 बार फेंक दिया गया मैक्सिमम। तो अगर पासे को 3 बार फेंका गया तो टोटल आउटकम 6 टू द पावर 3। क्लियर हो गई इतनी बात, ध्यान रहेगा। चलो अब ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने पासे फेंके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पासों पर सेम नंबर आए, यानी 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, 6 6 आए। कितना हुआ 6 हो गए ना फेवरेबल। टोटल कितने हैं 6/36 कितना हुआ। तो ये कहेंगे कि सर मैंने तो 1/6 पहले ही बोला था, लेकिन तुमने ये सोच के तो नहीं बोला था, इतने तेज नहीं हो। चलो अच्छी बात है, ये सोच के बोला तो अच्छी बात है। तो कितना हुआ 6/36। देखो मैं आंसर वो नहीं चाहता कि इसको कट शॉर्ट करके तुम 1/6 और फिर 1/6 को डिवाइड करके डेसिमल में मुझे आंसर बताओ। मुझे ऐसा आंसर चाहिए जिसमें दिखे कि फेवरेबल कितना काउंट किया तुमने और टोटल कितना काउंट किया तुमने। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। अब जो मैं पूछूंगा वो बताना। ठीक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पासे पर जो नंबर आए, सेकंड पासे पर जो नंबर आए वो 1 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गए ना सारे कि सेकंड पासे पे 1 आए, है ना। 1 पहले वाले पे क्या है उससे नहीं मतलब है, दूसरे वाले पे आए तो कितने हो गए 6/36। तो ऐसे वो जो भी तुमसे पूछेगा इसमें ढूंढ लोगे और डिवाइडेड बाई टोटल यानी 36 कर दोगे। क्लियर है एकदम। दोनों पासों पर इवन नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो अब ये तो चलेगा नहीं मामला, क्योंकि यहां तो पहले ही ऑड हो गया, 2 से चलेगा, और यहां पर भी 2 2 2 4 2 6 यानी यहां से कितने मिलेंगे 3। यहां से चलेगा नहीं मामला, यहां पर 4 पे आएंगे तो 4 पे फिर मिलेगा 4 2 4 4 4 6 यानी 3 इधर। इसी तरह 6 से मिलेंगे 3, टोटल कितने हो गए 9। तो इसका आंसर कितना हो गया 9/36। क्लियर हो गई बात इतनी। पासे का खेल समझ गए। पॉज कर दो। चलो ये क्वेश्चन लिखा है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज, 2 पासे को फेंका गया है या एक पासे को 2 बार फेंका गया, बात एक ही है। तो पहली बार में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे। इतना आप लोग खुद बना लीजिएगा, अभी सिखाया ही था मैंने ये सब। अब टोटल सैंपल स्पेस का साइज तो 36 होगा, अभी डिस्कस किया था। 1 1 1 2 1 3 ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक।
पहला पूछ रहा है टोटल ऑफ 9, तो 9 कब कब आएगा? देखो 1 से चलोगे तो 1 + 6 मैक्सिमम 7 जाता है, 2 + 6 मैक्सिमम 8 जाता है, 3 + 6 9। यहाँ पे पहली बार 9 सम आएगा। तो एक तो फेवरेबल इवेंट अगर मैं ए कह रहा हूँ तो एक तो हो गया 3,6, सम 9 होना चाहिए। 4 में कब आएगा? जब 4,5 होगा। 5 में कब आएगा? जब 5,4 होगा। 4,5 और 5,4 दो अलग अलग इवेंट हैं, ध्यान रखिएगा। 6 के साथ क्या होगा? 6,3 होगा। 4/36। तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 4 है और टोटल आउटकम 36 है। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ठीक। बी 2 एसेस, यानी दोनों पे 1 1 आ जाए, तो ये कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ केवल, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/36। सी एटलीस्ट 1 एस, कम से कम एक एस हो। अब वो पहले पर हो या दूसरे पर हो ये नहीं बोला उसने। तो यहां पर देखो एटलीस्ट 1 एस में तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये तो हो ही गए 1 1। उसने बोला एटलीस्ट 1 एस, यानी एक पे एक और दोनों पे एक, वो भी चलेगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इसमें भी तो 1 आ रहा है। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, गिनो कितने हो गए? 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/36। कोई डाउट इसमें? नहीं, ये एक ही तो होगा ये आउटकम। चलिए अगला है डबलेट्स। डबलेट का मतलब दोनों पासे पर सेम नंबर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितनी बार होगा? 6 बार होगा। तो पी डी 6/36। 5 6, इसका मतलब है कि पहले पर 5 आए और दूसरे पर 6 आए, तो वो तो एक ही बार होगा ना। जब 5,6 आया होगा तो वो तो एक ही बार होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। द सम इज एटलीस्ट 10, सम कम से कम 10 या उससे ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा। तो 1 + 6 मैक्सिमम 7 तक जाएगा, 2 + 6 8 तक जाएगा, 3 + 6 9 तक जाएगा, यहां तक तो कुछ नहीं मिलेगा। 4 + 6 10, यहां से मिलना शुरू होगा। तो क्या मिलेगा? सबसे पहला आपको 4 6, कम से कम सम 10 होना चाहिए। अब जब 5 में आओगे तो 5 5 10 हो गया और 5,6 11 हो गया, 10 और उससे ज्यादा चाहिए। फिर जब 6 में आओगे तो 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, उसको पॉज करो। लीप ईयर का मतलब हो जाता है 366 डेज। लीप ईयर का मतलब 366 डेज। 364 हमारे जो होते हैं वो 52 वीक्स हो जाते हैं। तुम 52 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 364 आ जाएगा, और 2 डेज ये बच गए लीप ईयर के केस में। सही है ना? ठीक। अब 52 वीक्स में 52 मंडे होंगे और 52 सारे डेज ही 52 होंगे। हमारा सवाल संडे मंडे को रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने इतना लिखा। क्वेश्चन कह रहा है कि लीप ईयर में 53 संडे या 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब आप देखो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। और मंडे संडे नहीं होता, संडे मंडे होता है, मंडे ट्यूसडे होता है। ठीक है ना, पीछे नहीं जाओ। तो ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो इधर, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे वेंसडे, थर्सडे, ये तो बता ही दोगे तुम लोग, ये सब आता है ना तुमको। हफ्ते के नाम तो जानते ही हो, बचपन से पढ़ रहा हो। फ्राइडे सैटरडे, फिर वो ऊपर लिखा हुआ है तो अब बार बार नहीं लिखेंगे। 53 संडे या मंडे होने की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 2 दिन ये हो गए तो 53 हो जाएंगे, अगर वो 2 दिन ये हो गए तो 53 मंडे हो जाएंगे। सही है ना?
अब यहाँ तो संडे मंडे है नहीं कहीं, संडे मंडे कहीं नहीं, फ्री है संडे। तो अगर वो 2 दिन ये हो गए तो 53 संडे हो गए, वो 2 दिन ये हो गए तो 53 मंडे हो गए, और ये हो गए तो 53 संडे भी हो गए, मंडे भी हो गए। ठीक है ना इतनी बात। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने आए? 3। और टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल केस कितने हैं? 7। फेवरेबल कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई संडे या मंडे होने की? संडे मंडे होने की 3/7। कोई डाउट इसमें? नोट कर लो जल्दी से, पॉज करो। थोड़ा सा अब हम लोग कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज होगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं जैसे 5 वाइट बॉल हैं हमारे पास और 2 वाइट बॉल, 5 वाइट बॉल है हमारे पास और 2 वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 100% होगी, क्योंकि सारी वाइट है ना, और उसमें तो 2 वाइट निकालनी है तो वाइट ही आएगी अपने आप। क्लियर है इतना? तो वो 100% हो गए। लेकिन अगर इसको कॉम्बिनेशन से हम लोग थोड़ा सोचें तो कैसे करेंगे? तो मैंने 5 वाइट बॉल का नाम रख लिया, W1 W2 W3 W4 W5। अब मैंने 2 वाइट निकाली, तो वो 2 वाइट कौन कौन सी हो सकती हैं? W1 W2 हो सकती है, ये दोनों हो गई, या W2 W3 हो सकती है, W4 W5 हो सकती है, सही है ना, या W5 W1 हो सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी। W3 W5 हो सकती है ना, W3 W1 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो या तो सारे लिख के काउंट करो तो टोटल आउटकम पता चलेंगे तुम्हें, है ना, या ट्री डायग्राम बनाओ कि पहली अगर W1 है तो दूसरी क्या हो सकती है? W2 W3 W4 W5। कितने हो गए? 4 हो गए, सही है। या पहली अगर W2 हो गई तो बाकी सब क्या हो सकते हैं? या तो ये सब काउंट करो तो टोटल आउटकम पता चलेंगे, या बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन पर आ जाओ। कॉम्बिनेशन क्या है? 5 में से 2 बॉल निकालनी है ना तुमको, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितना होगा? 5C2। ये ज़्यादा आसान है। तो अब जब ऐसे सवाल आएंगे 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, 5C2 का यूज़ करेंगे, या n में से 8 चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है तो NCR का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। चलो, इसमें कह रहे हैं कमेटी बनानी है 5 लोगों की, और कितने? 6 जेंट्स और 8 लेडीज में से बनानी है। इफ द सिलेक्शन इज मेड रैंडमली, अचानक से सिलेक्शन किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। 5 लोग ही बनानी है ना। टोटल कितने लोग हैं तुम्हारे पास? 14 लोग हैं। अब 14 में से मान लेते हैं, जो देखो वैसे तो सवाल बड़ा इजी है, तुम लोग को थोड़ा डिटेलिंग पता चल जाए इस तरह के सवालों की, तो थोड़ा बताते हैं बड़ा करके इसको। जेंट्स के नाम रख लेता हूँ G1 G2 G3 G4 G5 और G6, और लेडीज के नाम L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8। अब तुमने रैंडमली 5 लोगों को चुना, तो हो सकता है वो पांचों की पांचों लेडीज चुन ली हो तुमने, है ना। हो सकता है तुमने पांचों के पांचों जेंट्स चुन लिए हो सकता है तुमने कॉम्बिनेशन में 4 लेडीज और 1 जेंट चुन लिया हो, सही है ना, या तुमने 4 जेंट और 1 लेडीज चुन ली हो। क्लियर है? उसने कौन से वाले सिलेक्शन तुमसे मांगे हैं? 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। ये तुम्हारे फेवरेबल केस हुए, यानी इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे? 3 लेडीज अगर L1 L2 L3 हो गई और जेंट्स हो गए G1 G2, तो एक केस तो ये बनेगा। 3 लेडीज हो गई L1 L2 L4 और G1 G2, तो एक केस ये भी बनेगा। ऐसे करके सारे केस लिख लोगे तो ये फेवरेबल केस हो जाएंगे कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो, अब फेवरेबल केस ऐसे लिखते लिखते तो बड़ा सोचना पड़ेगा। तो हम लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी क्लास 11th में पढ़ा। कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अब देखो कैसे हो जाएगा। 3 लेडीज चुननी है, कितने में से? 8। तो 8 में से 3 लेडीज चुनने के तरीके 8C3। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी 2 जेंट्स और चुनने हैं। काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई, 2 जेंट्स और चुनने हैं। अभी कितने में से चुनने हैं? 6 जेंट्स में से 2, 6C2। ये हुए तुम्हारे टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केस जो तुम बना रहे हो, ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें कितनी हो गई? 3 लेडीज और 2 जेंट्स। जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे
अरे इधर देखो, वो सब इसके अंदर है, जितने बनेंगे इस टाइप के वो सारे इसके अंदर है। तो ये इजी है कि नहीं? तो ऐसे करना है, ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा हमारा। ये फेवरेबल केस हुए, ये क्या हुए? फेवरेबल केस। अभी टोटल केस कितने होंगे? तुमने 14 लोगों में से 5 लोग चुने, तो वो 5 लोग कुछ भी हो सकते हैं, 5 आदमी, 5 लेडीज, 2 लेडीज, 3 आदमी, 3 लेडीज, 2 आदमी, 1 लेडीज, 4 आदमी, 4 आदमी, 1 लेडीज, 1 लेडी, 1 आदमी, 4 लेडीज, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 14 में से 5 लोगों को चुनने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 14C5। टोटल केस यही तो हो गए भाई, टोटल तो यही है, 14 में से 5 लोगों को चुनना है। तो ये फेवरेबल केस, ये टोटल केस, इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्लियर हो गया? 840/2 बोलो जल्दी बोलो। सी वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, मतलब इसको सॉल्व करना नहीं याद आ रहा, ये यहाँ तक समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अब कुछ लोग अगर भूल गए हैं, क्योंकि 11th में ही पढ़ा जाता है NCR, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ISC में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। CBSE वाले पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉज कर दो।